हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसकी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे आज 4.1 से लेकर 4.10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में वो कैसे बनता है। तो प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और क्यों बनता है ना। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखो दो एटम होते हैं, दो एटम आपस में क्या करते हैं, नजदीक आते हैं, और नजदीक आने के बाद में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जब वो बॉन्ड बनाते हैं ना तो वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। कैसे बना होगा इसका बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के एक एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ताकि इसकी डबलेट कंप्लीट हो जाए, यानी लास्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। और हमें पता है किसी एटम की लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो ये हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, इसकी डबलेट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो दोनों ने क्या किया, शेयरिंग के द्वारा आपस में बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा करने से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे इसके अंदर, आप बताएंगे कि ए केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। एक केमिकल बॉन्ड जो होता है वो एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है दैट होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट एटम टुगेदर। जो क्या करता है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनको आपस में बाइंड करके रखता है, ताकि वो क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है कंस्टिट्यूएंट एटम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे कि एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एटम जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो आप बताएंगे टू गेन स्टेबिलिटी, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। बाय कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल, ताकि उनकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। कैसे कंप्लीट होगी, या तो ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब है या तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर डपलेट, डपलेट का मतलब है या फिर लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या मान लेते हैं, उसको स्टेबल मान लेते हैं। अब हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसा है। तो आप बताएंगे कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, एटम आपस में कंबाइन होते हैं, या तो वो लॉस करके या गेन करके या शेयर करके इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तीन तरीके से हो सकता है, या तो एक एटम लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा उसे गेन कर ले, तब हमारा बॉन्ड बन सकता है। दूसरा हमारा बनता है या एक स्पीसी क्या कर ले, उसको गेन कर ले। और तीसरा हमारा बन जाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो एटम आपस में कंबाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है, एटम अटेन ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम क्या कर लेते हैं, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस के पास में होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। और दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर, उसे ही बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। तो हम देख लेते हैं कि NaCl कैसे बना होगा। तो देखो सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम आता है 11 नंबर पे, यानी इसकी लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे पहली के अंदर 2, अगली के अंदर 8, उससे अगली के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और Na पॉजिटिव बना लेता है, देखो ये कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, यानी ये स्टेबल बन गया। अब दूसरा आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है, देखो इस तरीके से। तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयन बने हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को और NaCl बना लेंगे। ये हमारा केमिकल बॉन्ड बन गया इनके बीच में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। वो बॉन्ड इसीलिए ही बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी क्या मिल सके, उनको बहुत ज्यादा मिल सके। तो इस तरीके से आपने आंसर करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। आपने क्या करना है, ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इनके आपने लेविस सिंबल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। लेविस सिंबल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिंबल जिसमें आपने जो किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस सेल का मतलब है जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के,
उन इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट के द्वारा या फिर क्रॉस के द्वारा दर्शाना होता है, उसी को हम बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। तो देखो जैसे मैग्नीशियम है, अब आप बताएंगे मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? मैग्नीशियम तो 12 नंबर पे आता है, यानी पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम के ऊपर 2 बिंदु लगा देंगे, ये बन गया इसका लेविस डॉट सिंबल। ठीक है। सिमिलरली सोडियम कितने नंबर पे आता है? तो आप बताएंगे सोडियम आता है 11 नंबर पे, यानी पहली सेल के अंदर 2, अगली सेल के अंदर 8, उससे अगली सेल के अंदर 1। तो आपने क्या करना है, सोडियम के ऊपर एक बिंदु लगा देनी है, ये हो गया हमारा लेविस डॉट सिंबल। अगला है बोरोन। बोरोन कितने नंबर पे आता है? तो आप बताएंगे 5 नंबर पे, यानी पहली सेल के अंदर 2, अगली सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, बोरोन के ऊपर 3 बिंदुएं दर्शा देनी है इस तरीके से। देखो ये बन गया लेविस डॉट सिंबल। उससे अगला क्या है, ऑक्सीजन। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, पहली सेल में 2, अगली सेल में कितने हो जाएंगे? 6। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर 6 बिंदु दर्शा दो, देखो इस तरीके से, 4 5 6 हो गया। अगला कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 नंबर पे, तो पहली सेल में 2, अगली सेल में 5, तो नाइट्रोजन पे 5 बिंदु लगा दो, 1 2 3 4 और 1 5। अगला कौन सा है, ब्रोमीन, है ना। तो ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन कितने पे आता है? तो आप बताएंगे, देखो ये आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आता है। ठीक है। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसका कितना होता है? इसका होता है 17। कितना जोड़ा आपने इसके अंदर? देखो 8 जोड़ा है, जब आपने इसके अंदर 8 जोड़ा तब 17 बना है। अब आपने क्या करना है, इसमें फिर से आपने कितना जोड़ देना है, आप इसमें अब की बार जोड़ दो 18। तो जब आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा 35। कितना बन गया? 35। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। तो पहली सेल में कितने आएंगे? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 28। और ये कितने बच गए? लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ब्रोमीन के लास्ट सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इसकी मैं आसान ट्रिक बताऊं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, इनकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ब्रोमीन पे क्या करना है, अपने 7 बिंदु लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 बिंदु लगा दी। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मैग्नीशियम के 2 वैलेंस होते हैं, सोडियम का 1 होता है तो हमने 1 बिंदु लगा दी, बोरोन का 3 होता है तो 3 बिंदु लगा दी। तो इसी तरीके से आपने रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि राइट लेविस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। अब हमें कुछ एटम और आयन दे रखे हैं यहाँ पे, उनके हमने लेविस सिंबल बनाने हैं। तो लेविस सिंबल रिप्रेजेंट करने का सेम तरीका है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो सल्फर देखो, सबसे पहले क्या रहा है कि सल्फर का बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर आता है हमारा 16 नंबर पे। तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर पे आपने 6 बिंदुएं दर्शा देनी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है हमने कि लेविस सिंबल जो होता है ना, वो शो करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो केवल उनको रिप्रेजेंट करता है सिंबल के अराउंड। तो देखो सल्फर में कितने थे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पे 6 बिंदु लगा रखे हैं, देखो लगा रखे हैं। ठीक है। अगला कहता है सल्फाइड आयन यानी S2 नेगेटिव। S2 नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, अगर एक नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने बन गए? 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो सिर्फ आपने 2 बिंदुएं और बढ़ा देनी है। तो ये अब की बार मेरा किसका लेविस सिंबल बन जाएगा? ये बन जाएगा S2 नेगेटिव का। तो यहाँ पे देखो इसमें बता रखा है कि S ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और अब वो स्टेबल बन चुका है और अब उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। तो देखो हमने 8 बिंदुएं लगा दी यहाँ पे, है ना। अब अगला है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आता है हमारा 13 नंबर पे भाई। तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या लगाना है, एल्यूमिनियम के आगे 3 बिंदुएं लगा दो। तो देखो एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 3 बिंदुएं लगा दी, हो गया। अगला है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, एक पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 पॉजिटिव लगे हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 पॉजिटिव लगे हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इसकी लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों अगर चले जाएंगे तो इसकी लास्ट सेल में तो बचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो यहाँ पे कहता है कि एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, सो नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो ये हो गया हमारा लेविस सिंबल। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने पे आता है? तो हाइड्रोजन आप बताएंगे, हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है और 1 नंबर पे आता है तो उसके वैलेंस सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने हाइड्रोजन पे एक बिंदु लगा के दिखा देनी है। अगला है H नेगेटिव।
H नेगेटिव। और H नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो पहले थे एक इलेक्ट्रॉन, अब एक और आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी वैलेंस शेल में। तो देखो H गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स डबलेट, और उसकी डबलेट कंप्लीट होगी तो आपने दो बिंदु लगा के दिखा देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि ड्रा द लेविस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब की बार हमसे लेविस सिंबल पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। ठीक है, तो सबसे पहला है H2S। देखो मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो जैसे सबसे पहले कह रहा है वो H2S, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2S का। अब मुझे पता है सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर आता है 16 नंबर पे, यानी पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, उससे अगली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर पे क्या करो, 6 बिंदुएं दिखा दो भाई, 1 2 3 4 5 6 लगा दी। अब अगले हैं 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 पे, है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब इसकी लास्ट सेल में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक बिंदु मैंने यहाँ पे लगा दी, एक बिंदु मैंने यहाँ पे लगा दी। ये बन गया मेरा लेविस डॉट सिंबल किसका भाई, H2S का बन गया। अगर आपने बॉन्डिंग दिखानी है तो बॉन्डिंग भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे H2S का ऐसे बना रखा है, देखो ये बना रखा है, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं दर्शा रखी, केवल बिंदु लगा रखे हैं। देखो सल्फर पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 किसके दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन के दिखा रखे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है SiCl4। SiCl4, तो जो सिलिकॉन है वो आता है 14 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पहली में 2, अगली में 8, उससे अगली में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिलिकॉन पे 4 बिंदुएं दिखा दो भाई, 1 2 3 और 1 4 लगा दी हमने। अब कह रहा है क्लोरीन 4 है, तो क्लोरीन कितने पे आ रहे थे, क्लोरीन 17 पे आ रहे थे, यानी पहली में 2, अगली में 8, उससे अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन पे क्या करना है, अपने 7 बिंदुएं दर्शा दो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी लगा दो एक क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी लगा दो 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया हमारा लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो हमने यहाँ पे ये बना रखा है इसका, ये लेविस डॉट सिंबल। इस सिलिकॉन के 4 हैं, देखो 1 2 3 4, और बाकी ये जो 2 बिंदु आ रही है यहाँ से क्लोरीन से आ रही है, कि क्लोरीन के में 7 हैं, इसके में भी 7 हैं, इसके में भी 7 हैं, और इसके में भी 7 हैं। तो आपने इसी तरीके से, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख जाओ, या जैसे मैंने बताया है आप इस तरीके से कर लो, दोनों ही ठीक है भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग दिख जाते हैं हमको सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा लेविस डॉट सिंबल। अगला देखो, अगला किसका कह रहा है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, BeF2। BeF2, तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, तो पहली में 2, अगली में भी 2 हो जाएंगे। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, देखो मैंने ये लगा दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। फ्लोरीन कितने पे आता है, तो आप बताएंगे, फ्लोरीन तो आता है 9 नंबर पे, यानी पहली सेल में 2, अगली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 फ्लोरीन है तो मैंने यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया, देखो 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाला फ्लोरीन भी लगा दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये बन गया बेरिलियम डाइफ्लोराइड का लेविस सिंबल भाई। इस तरीके से आपने बना के दिखा देना है, देखो ये बना रखा है जैसे इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या है, अगला है CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव, देखो अब यहां पे समझो कि CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन तो 6 नंबर पे आता है, पहली सेल में 2, अगली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन पे 4 बिंदु लगा दो भाई, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ी सी नई स्लाइड ले लेता हूँ एक। देखो CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बन पे 4 बिंदु लगा दो, देखो 1 2 3 4, ये मैंने लगा दी। अब देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे हम, इस तरीके से लगा देते हैं, देखो एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, इस तरीके से मैं वैसे रफली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन तो आता है 8 नंबर पे, पहली सेल में 2, अगली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा देने इन पे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो 2 नेगेटिव भी लगा हुआ है, इसका मतलब एक एक ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया होगा, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से दर्शा दूंगा कि भाई इस वाले ऑक्सीजन के साथ में इसमें डबल बॉन्ड बना लिया ऐसे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना लिया, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिर इन्होंने बॉन्डिंग कर रखी है इस तरीके से। तो ये मेरा किसका लेविस सिंबल बन जाएगा, ये बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव का।
क्योंकि दो ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं केवल एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करके, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है तो एक एक ऑक्सीजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने एक्स्ट्रा दर्शाया है, लेकिन इस वाले पे हमने एक्स्ट्रा नहीं दर्शाया क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो अब इसके देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई, देखो 7 इसका हो गया 7। ठीक है, और देखो एक फिर ये क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा होगा ये कार्बन से, लेकिन इस वाले में जब आप देखेंगे तो देखो कार्बन के केवल 4 बॉन्ड होंगे। देखो एक मैं इसे मान लेता हूं, ठीक है, एक इसे मान लेता हूं और एक इसे मान लेता हूं, एक इसे, ये कार्बन के बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो इस वाले ऑक्सीजन ने देखो ये डबल बॉन्ड बनाए होंगे इसके साथ में, इसीलिए इसके में 6 है ना, लेकिन इसमें देखो इसमें भी 6 होने चाहिए थे, देखो 2 2 4 2 6, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहा होगा। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन में देखो 2 2 4 2 6 और एक देखो ये एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाना है इनका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं HCOOH का, तो देखो यहीं पे बना लेता हूं मैं कि कार्बन बीच में आ जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से HC डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है भाई अगर हम देखें तो आपने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने एक बिंदु इस तरीके से लगा दी, और इस वाले हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने इस तरीके से लगा दी। ऑक्सीजन की लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। कार्बन की लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सॉरी 6 नंबर पे आता है, पहली में 2 अगली में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया काम। इस वाले ऑक्सीजन का देखो 6 आते हैं ना लास्ट सेल में, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये बन गया इसका लेवी स्टोर्ड सिंबल। या तो आप बॉन्डिंग दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शाने तो केवल बिंदु लगा के दिखा दो बस। ठीक है, तो ऐसे हमने करना था ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि डिफाइन ऑक्टेट रूल। आपने ऑक्टेट रूल बताना है, उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं और उसकी कमियां बतानी है, यानी लिमिटेशंस बतानी है। तो देखो ऑक्ट का मतलब क्या होता है, ऑक्ट का मतलब ही 8 होता है। तो ये रूल कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से दिखेगी, हमें नोबल गैसेस की तरह दिखेगी, जो कि हमारे 18वें ग्रुप होते हैं। तो उसे हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। तो इसे डिफाइन कैसे करोगे आप लिखेंगे कि द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एटम टेंड टू गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। एटम चाहता है कि या तो वो गेन कर ले या लूज कर ले या शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड बनाते समय। ठीक है, सो एज टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, ताकि उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं, सिमिलर टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस। किसकी तरह लगने लग जाए, फिर वो नोबल गैसेस की तरह लगने लग जाए, तो उसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल होगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मिलेगी, तो उसे मैं क्या कहूंगा, नोबल गैस सॉरी ऑक्टेट रूल कहूंगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं या फिर जैसे मैंने डिफाइन करवाया वैसे करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वता क्या है। तो सबसे पहला ये कहता है कि इट एक्सप्लेन व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले इसने बताया कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्यों एटम कंबाइन करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ताकि वो चाहते हैं कि उनकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है भाई। दूसरा कहता है कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का ले लेता हूं। तो आप बताएंगे हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में, तो मैंने एक बिंदु लगा दी। दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने एक बिंदु लगा दी। अब ये हाइड्रोजन चाहेगा कि उसकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बन जाए ताकि डबलेट कंप्लीट हो जाए, नोबल गैस की तरह बन जाए, हीलियम गैस की तरह बन जाए, है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, और शेयर करने के द्वारा जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिमिलरली अगर मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बताऊं कि वो क्यों बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि देखो सोडियम है, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सोडियम के ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट सेल में बन गए 8 इलेक्ट्रॉन, बन गया ना नोबल गैस की तरह। सिमिलरली अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आता है 17वें नंबर पे, पहली में 2, अगली में 8, उससे अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए ताकि इसकी लास्ट सेल में कितने बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था ना सोडियम ने, क्लोरीन क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा। अब ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसने हमें एक्सप्लेन किया कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो ये हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा कहता है इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। इसने नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया कि उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वो स्टेबल हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट इसने क्या बताया, ये बोलता है कि इट हेल्प्स इन राइटिंग द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। इसने हमें लेविस स्ट्रक्चर भी लिखना सिखाया, क्योंकि जब तक हमें लास्ट सेल के बारे में पता चलेगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं को तो हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते थे लेविस सेल में, है ना, लेविस सिंबल में। तो इसने हमें लेविस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया। तो ये इसकी कुछ सिग्निफिकेंस थी। अब हम देखते हैं कि इसकी कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहली कमी ये बताता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे थे जिसके सेंट्रल एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्टेबल था, तो उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप बताएंगे कि सम कंपाउंड्स, कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे थे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे अराउंड द सेंट्रल एटम, फिर भी क्या थे, वो स्टेबल थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम BeCl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बेरिलियम और Cl2, ये मैंने ले लिया। अब आपको पता है क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये 7 बिंदु लगा दी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 बिंदु लगा दी। सिमिलरली इसमें मैंने ऐसा ही किया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, ये आता है 4 नंबर पे। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, 2 बिंदु लगा दी। देखो मैंने लगा दी। अब ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन तो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो आप देखेंगे इस क्लोरीन के अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 4 6 एक 7 और एक ये 8, 8 गिने जाएंगे अब इसके। सेम काम ये वाला क्लोरीन भी करता है कि 2 4 6 7 और एक 8, 8 बन गए। तो ये दोनों तो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, मान लिया हमने। लेकिन बेरिलियम देखो, बेरिलियम के लास्ट सेल में कितने थे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इसने शेयर किए, तो 1 2 3 4। तो बेरिलियम के तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 कहां हुए उसके लास्ट सेल में, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी क्यों स्टेबल है। दूसरी बात आ जाती है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है कि लास्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी अब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, 12 भी आ रहे हैं, इस तरीके से आ जाते हैं, तो फिर भी वो स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों, है ना। तो आप बताएंगे इसके अंदर कि एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, जो तीसरे पीरियड के एलिमेंट हैं, एंड बियॉन्ड कैन हैव मोर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं PCl5 का ले लेता हूं, एक सेकंड मैंने स्लाइड ले लेता हूं, इसी पे कर देते हैं। देखो PCl5 मैंने ले लिया। अब देखो फास्फोरस कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे। तो आप कहेंगे पहली सेल में 2, अगली में 8, उससे अगली में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस पे क्या करते हैं, 5 बिंदु लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4 और एक 5 मैंने लगा दी। अब देखो क्लोरीन है 5 और क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। पहली सेल में 2, अगली में 8, उससे अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन बना लो भाई, यहाँ पे 5 क्लोरीन बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, 7 बिंदु लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला इससे 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 शेयर करेगा। अब आप देखेंगे हर क्लोरीन की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, लेकिन जब आप फास्फोरस के देखेंगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फास्फोरस के लास्ट सेल में बन चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसने अपनी ऑक्टेट क्या कर ली, एक्सपेंड कर ली, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन में कहता है डज नॉट एक्सप्लेन शेप, कि ऑक्टेट रूल जो है ना वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाता है। यानी द ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द शेप और ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में उसने हमें कोई बात नहीं बताई।
तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आखिर वो मेन कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड अफेक्ट करता है या फेवर करता है। ठीक है, तो यहां पे आप बताएंगे कि सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। भी देखो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल, कि लास्ट वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना उतना ही आसान हो जाएगा। और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, कटायन बनेंगे, उतनी ही फास्ट क्या बनेंगे, कटायन बनेंगे, जो कि हमारा आयन होता है। और जितनी जल्दी कटायन बनेंगे वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कटायन किससे मिलेगा, अनायन से, और अनायन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट में कहता है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट टू फॉर्म पॉजिटिव आयन और कटायन, ताकि कटायन जल्दी से बन सके। दूसरा कहता है कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और जब हम कंसेप्ट आपको करवा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उतनी ही वैल्यू किस में जाती है, इसकी नेगेटिव में जाती है। यानी जितनी जल्दी जुड़ेगा वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में। और जितना मुश्किल से जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ेगा, मुश्किल से जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो उतनी ही वैल्यू किस में जाएगी, उतनी ही वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में। तो यही बात वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए एलिमेंट में, टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ताकि वो क्या बना सके, नेगेटिव आयन बना सके या फिर अनायन बना सके। तो वैल्यू किस में होनी चाहिए भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वैल्यू किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में। और जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से जुड़ेगा और उतनी ही जल्दी अनायन या फिर नेगेटिव स्पीसी बनाएगा। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आयन बनाने के लिए हाई होनी चाहिए। हाई किसमें भाई, नेगेटिव में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। अब समझो कि लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है ना, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब जितनी जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि हमें आयनिक बॉन्ड ही बनाना है, तो जितनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि आयनिक बॉन्ड जल्दी से जल्दी बने। तो यहीं पे आप वो कहता है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि आयनिक बॉन्ड जल्दी बन रहा है। तो तीसरी फेवरेबल कंडीशन हमारी ये हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द VSEPR मॉडल। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि शेप्स बतानी है आपने VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मैं थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूं VSEPR थ्योरी की, उसके बाद में हम इसकी शेप्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, देखो VSEPR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस सेल, सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, रिपल्सन थ्योरी, ये इसका मतलब होता है भाई। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या कहता है, वो इस थ्योरी में कहता है कि कोई भी एटम है ना, या कोई भी एलिमेंट है, उसकी वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ज्योमेट्री का मतलब है वो शेप डिसाइड करते हैं कि क्या शेप होती है। ठीक है, दूसरी बात वो कहता है कि जो ये वैलेंस सेल होते हैं ना, या फिर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एटम के अराउंड अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज इटसेल्फ, इटसेल्फ। कहता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड अपने आप को खुद ब खुद अरेंज कर लेते हैं, और इस तरीके से अरेंज करते हैं कि रिपल्सन कैसा हो, सबसे कम हो, उनके बीच में रिपल्सन कैसा हो, मिनिमम हो। क्यों, क्योंकि देखो भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड बात वो ये कहता है। तीसरे पॉइंट में कहता है
कि चलो रिपल्सन तो कम हो गया, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, और फिर लास्ट में आ जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है वीएससीपीआर थ्योरी के। तो उसने हमें बताया है कि किस तरीके से अगर जितने ज्यादा लोन पेयर या जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, तो उसी के आधार पे हम देखेंगे, अब कुछ बातें बताएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है कैन बी प्रिडिक्टेड, वो बताई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ वीएससीपीआर थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बताया ना कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ज्योमेट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहला उसने हमें मॉलिक्यूल दिया है BeCl2। तो देखो यहीं से मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड। तो BeCl2 के बारे में उसने हमें दे दिया। अब हमें पता है बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, बेरिलियम तो 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे आता है तो पहली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे अगली सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा देता हूं, ये मैंने दर्शा दिए, ठीक है। और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन मैंने ऐसे लगा दिए। अब क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, उससे अगली में 8, उससे अगली में 7। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये क्या करता है, क्लोरीन तो इससे बाइंड कर लेता है, ये वाला क्लोरीन इससे बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, तो आप बताएंगे बेरिलियम के लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर तो इसके 0 हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप बताएंगे बॉन्ड पेयर, देखो पेयरिंग की फॉर्म में तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर है 2। तो जब बॉन्ड पेयर 2 होते हैं तो ये कहता है उसकी ज्योमेट्री जो बनी है ना, जो ज्योमेट्री बनी है वो बनी है लीनियर भाई। ये बातें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो देखो ये हमने उसके बॉन्ड पे लेविस सिंबल बना दिया जैसे हमने अभी बना के दिखाया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं, नील, नील का मतलब 0 है, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट वो हमसे कहता है SiCl4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लेविस सिंबल बना लेते हैं। देखो SiCl4। अब सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे। जब ये 14 नंबर पे आता है तो इसमें पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे अगली में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा लेते हैं अभी, देखो 1 2 3 और 1 4 लगा लिए। अब क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, एक क्लोरीन की पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, उससे अगली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हुए, 7, ठीक है। यहाँ पे भी लगा देते हैं क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्या करेगा, देखो एक क्लोरीन तो इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, एक क्लोरीन इस तरीके से, एक क्लोरीन इस तरीके से, एक क्लोरीन इस तरीके से, ऐसे करते हैं बॉन्डिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसमें देखो सिलिकॉन के पास में क्या कोई लोन पेयर बचा है, तो आप कहेंगे लोन पेयर तो एक भी नहीं है इसमें। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखो ये रहे, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर है 4। तो जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है भाई। तो ये ध्यान रखना आप, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ऐसी दिखती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखो ये मैंने लेविस सिंबल बना दिया इसका, यहाँ पे हमने बता दिया कि बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगला है आर्सेनिक F5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये फास्फोरस के नीचे ही आता है भाई, अगर आपको याद हो तो आर्सेनिक के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेंगे, देखो 1 2 3 4 और 1 5, ये मैंने बना लिया 5 इलेक्ट्रॉन। और क्या कह रहा है, F5, ठीक है। तो F5, अब हमें पता है फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, पहली सेल में 2, उससे अगली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों फ्लोरीन में ऐसे लगा देता हूँ, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक यहाँ लगा दिया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, देखो ये फ्लोरीन तो इससे ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ये वाला ये ऐसे करेगा, ये वाला ऐसे करेगा, ये वाला ऐसे करेगा, और ये वाला ऐसे करेगा, है ना। तो ऐसी ऐसी जब ज्योमेट्री बनती है ना, जिसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 5। आ गए ना बॉन्ड पेयर गिनने आपको, देखो ये रहे 1
2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हैं 5। क्या लोन पेयर एक भी दिख रहा है? लोन पेयर का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो ना तो ये इसके ऊपर कोई दिख ही नहीं रहा, कोई बिंदु एक्स्ट्रा दिख ही नहीं रहा, तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे 0। और जब बॉन्ड पेयर 5 होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल भाई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं टीबीपी। तो ये जो ज्योमेट्री बनी है ना, ऐसी ज्योमेट्री को टीबीपी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने बना दिया कि F5 आर्सेनिक के अराउंड लगेंगे और बॉन्ड पेयर 5 होंगे और लोन पेयर एक भी नहीं होगा, तो इसकी शेप कैसी बनेगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगी। ठीक है, अब देखो, अब आ जाती है सल्फर सॉरी H2S की बात कर लेते हैं। देखो देखो नई स्लाइड ले लेते हैं। देखो H2S, अब हमें पता है सल्फर कितने पे आता है? 16 नंबर पे आता है। तो आप बताएंगे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये मैंने लगा दिया। और हाइड्रोजन कितने पे आता है? हाइड्रोजन तो 1 पे आता है, तो उसकी लास्ट सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे मैंने दर्शा दिया। इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे मैंने लगा दिया। देखो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप बताएंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो हैं 2। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर देखो एक पेयर तो ये रहा, एक ये रहा, तो 2 लोन पेयर हैं। तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है, शेप जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है? बिल्कुल वी शेप नहीं दिख रही है, ऐसे ऐसे शेप दिख रही है, या तो वी शेप कहो, ठीक है, या बैंड शेप भी बोल सकते हैं इसको। फिलहाल वी शेप कहना ठीक रहेगा क्योंकि वी की तरह दिख रही है ना। तो जब बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं, तो शेप हमारी क्या रहती है? वी शेप रहती है, या तो वी शेप कहो या एंगुलर शेप कहो। एंगुलर भी लग रही है ना ये, इस तरीके से। तो देखो ये हमने लेवी सिंबल बना दिया, बॉन्ड पेयर 2 थे, लोन पेयर भी 2 थे, एंगुलर या वी शेप हो गई इसकी, है ना। अब देखो PH3 की बना के देखते हैं। तो देखो यहां पे बना लेते हैं PH3। तो हमें पता है फास्फोरस आता है 15 नंबर पे, तो पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, उससे अगली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। देखो इस तरीके से मैं बना लूंगा, 1 2 3 4 5, ये मैंने बना लिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक का एक होता है, तो मैं 3 बना लेता हूं। तो देखो 1 2 और 1 3, ये मैंने बना लिया। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ऐसे बॉन्डिंग करेगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये बॉन्डिंग करेगा। कर ली इन्होंने। अब आप देखेंगे कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप बॉन्ड पेयर बताएंगे, बॉन्ड पेयर तो 3 है, 1 2 3। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर आप बताएंगे, लोन पेयर तो एक ही है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जोड़े की फॉर्म में देख रहे हैं हम, तो एक है। और ये जो शेप हमको दिख रही है ना, तो ये बिल्कुल पिरामिड की शेप दिख रही है। देखो पिरामिड बिल्कुल ऐसे ही दिखता है ना हमको, तो ये जो शेप है बिल्कुल पिरामिडल शेप जैसी दिखती है, तो ये इस शेप को आप बोलेंगे पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। तो देखो यहाँ पे आप बताएंगे कि 3 हाइड्रोजन पी के अराउंड हैं, बॉन्ड पेयर 3 थे, लोन पेयर 1 था, पिरामिडल ये हमारी शेप हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि उसका लेविस सिंबल कैसे बनाते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे देखते हैं, लोन पेयर कैसे देखते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री कैसे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि ऑल्दो ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कहता है कि जो NH3 और H2O की जो ज्योमेट्री होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है परफेक्टली टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो रखी है। देखो परफेक्टली अगर मैं टेट्राहेड्रल आपको बताऊं तो ऐसी दिखती है परफेक्टली टेट्राहेड्रल। देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई कार्बन ले लेता हूँ, जैसे ये इस तरीके से, तो ये होती है परफेक्टली टेट्राहेड्रल। तो वो कहता है कि परफेक्टली टेट्राहेड्रल तो है नहीं NH3 की और वाटर की। तो आप बताएंगे देखो कैसी स्ट्रक्चर बनती है NH3 की। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है NH3 की इस तरीके से दिखाई देती है हमको, ये इस तरीके से, एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा और एक हाइड्रोजन ऐसा। तो NH3 की तो हमको ऐसे दिखाई देती है, और वाटर की आप देखेंगे तो वाटर की ऐसे दिखाई देती है। देखो 1 2 3 4 5 6, और तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे होता है और इधर एक हाइड्रोजन ऐसे होता है। तो वाटर की शेप हमको ऐसे दिखाई देती है। तो कुल मिला के वो कहता है कि ज्योमेट्री अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल जैसी बन रही थी, लेकिन कंप्लीट नहीं बन पाई, कुछ ना कुछ क्या रह गया इसमें, डिस्टॉर्शन रह गया है। तो वो कहता है कि दोनों की कैसी है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। कहता है कि पानी का जो बॉन्ड एंगल बनता है
वो कम बनता है अमोनिया के कंपैरिजन में। यानी इसका जो बॉन्ड एंगल है ना, ये क्या है, ये लेस है। ये कैसा है, लेस है, एज कंपेयर टू इसका जो ये बॉन्ड एंगल है, ये कैसा है, ये मोर है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा ना आपस में। और बॉन्ड पेयर का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट को। तो देखो अब हम क्या करते हैं, मैंने जैसे इनका स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5 होते थे, तो मैंने 5 बिंदु लगाई थी। देखो 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो मैंने देखो ये बिंदु लगाई है, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इनमें 2 बॉन्ड पेयर बन रहे थे और इसमें 3 बॉन्ड पेयर बन रहे थे। अब यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है ना, देखो किन के बीच में होगा, देखो ये है लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। तो इनमें जो रिपल्सन होता है ना, जो रिपल्सन देखो इनके बीच में होगा, ये कैसा है, ये है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। और इसमें जो रिपल्सन होगा, देखो ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है ना। तो इनमें जो रिपल्सन होता है ना, ये होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो हमें पता है लोन पेयर अगर रिपल्सन ज्यादा है तो ये ऐसे करेगा, बॉन्ड को ऐसे धकाएगा, है ना, धक्का देगा। और धक्का देगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए पानी का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसा होता है, रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण ये इतना ज्यादा धक्का दे नहीं पाएगा। और जब ये धक्का नहीं दे पाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही हमने थ्योरी के अंदर लिखनी है, यही बातें। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप बताएंगे कि दोनों के दोनों NH3 हो गया या वाटर हो गया, हैव टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, दोनों की ही टेट्राहेड्रल जैसी ज्योमेट्री होती है। बिकॉज द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसके पास में 4 बॉन्ड पेयर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देखो कहां पे दिखाई दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सिमिलरली वाटर में देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4। तो दोनों के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो NH3 में क्या कहता है, NH3 में कहता है कि नाइट्रोजन के अंदर पास में 3 तो बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रेजेंट था उनके बीच में, यही तो बात मैंने बताई थी। ये देखो एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर थे, तो इनके बीच में जो रिपल्सन था वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर था। देयरफॉर HNH बॉन्ड एंगल इज अबाउट 160 डिग्री, इसीलिए इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 160 डिग्री का होता है। लेकिन वाटर के अंदर क्या था, तो उसमें ऑक्सीजन के पास में 2 तो बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे। इसीलिए जो रिपल्सन था ना, वो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो जो लोन पेयर था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। देयरफॉर द बॉन्ड पेयर आर पुश्ड क्लोजर टुगेदर, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको क्लोजर पुश कर दिया। हेंस द वाटर बॉन्ड एंगल इज अबाउट 104.5 डिग्री, यानी देखो इससे कम हो गया ना, इसका 107 था, इसका कम हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन हो गया। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है NH3 का, और वाटर का होता है 104.5 डिग्री। Therefore, the bond angle in water is less than that in ammonia because water has 2 lone pair on oxygen, whereas NH3 has only 1 lone pair on nitrogen. तो सारा खेल किसका आ रहा है, रिपल्सन का आ रहा है। वाटर के अंदर लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट था, लेकिन नाइट्रो जो अमोनिया है उसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रेजेंट था। इसीलिए वाटर का बॉन्ड एंगल कम था और अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा था। ठीक है, ऐसे हमने आंसर करना था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड की ताकत कैसी है, क्या वो वीक है, क्या वो कमजोर है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, देखो दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वही होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे मैं कह दूं कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 3। मैं कह दूं ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलता है कि अगर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को तोड़ना तो आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड और एज कंपेयर टू 3 बॉन्ड। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको तोड़ने के लिए लगती है, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगती है। मतलब 3 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे एज कंपेयर टू एक बॉन्ड के। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, बॉन्ड की ताकत भी बढ़ती है। ठीक है,
तो आपने यही बात बतानी है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर के, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, कमजोर होगा। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। थस बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो देखो मैं मान के चलता हूं, जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं। हाइड्रोजन का अगर मैं एटम बनाऊं तो इस तरीके से बनाऊंगा, ये इसका न्यूक्लियस मैंने बना लिया। दूसरे हाइड्रोजन का अगर मैं बनाऊंगा तो ये मैंने बना लिया, ये इसका मैंने न्यूक्लियस बना लिया। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है ना, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। देखो ये न्यूक्लियाई के बीच की दूरी, तो आप क्या बताएंगे कि बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस, ये वो एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो दो बॉन्डेड एटम हैं उनके बीच की जो दूरी है न्यूक्लियाई की, वही होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोजन इज अबाउट 74 पिकोमीटर, इतनी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। तो आज हमने जो हमारी 4th यूनिट है, यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके हमने 4.1 से लेकर एक्सरसाइज के 4.10 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हमको आप बता सकते हैं। और यदि आपको इस यूनिट्स के नोट्स चाहिए हैं, या पूरी 11th केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए हैं, या 12th केमिस्ट्री का अगर आपका कोई भाई बहन या दोस्त है, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे ही नोट्स हमने वहां पे प्रोवाइड करवा रखे हैं 11th और 12th केमिस्ट्री के। और तो आप टेलीग्राम को भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है टेलीग्राम चैनल का कैमक्लू भाई। ठीक है, आप कैमक्लू सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर ही आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।